प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम सुमित्रानंदन पंत की एक नई कविता नौका विहार को पढ़ने जा रहे हैं। काला कांकर नरेश के निमंत्रण को प्राप्त करके सुमित्रानंदन पंत जब वहाँ जाते हैं तो चांदनी रात में वो नौका विहार करते हैं और उसी नौका विहार के सौंदर्य को और उस गंगा के सौंदर्य को उन्होंने कितने सुंदर ढंग से व्यक्त किया है, प्रकृति का मानवीकरण करते हुए ये देखने का है। तीव्र गर्मी का समय है और शाम को रात्रि में जब वो गंगा विहार कर रहे हैं तो उसकी जो तुलना करते हुए किसी तनवंगी यानी दुबली पतली नायिका के रूप में उस गंगा का वर्णन करते हैं, क्योंकि गर्मी के कारण जो गंगा की धाराएं है वो थोड़ी सिकुड़ गई है, पानी थोड़ा कम हो गया है। तो कवि क्या कहता है उसका वर्णन करते हुए कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सेकत शैया पर दुग्ध धवल तनमंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है शांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर सियर सियर लहराता ताल तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। जो गंगा की स्थिति है कवि वर्णन करते हुए कह रहा है कि वह शांत है, स्निग्ध है और ज्योत्सना बड़ी उज्ज्वलता के साथ उस गंगा के सौंदर्य को बढ़ा रही है। कवि उस गंगा का चित्रण करते हुए खास तौर से ग्रीष्म ऋतु में कि चारों तरफ चंद्रमा की उज्ज्वल शांत और चंचल चमकती चांदनी छिटक रही है और अनंत पृथ्वी का तल उस चांदनी रात में स्तब्ध नजर आ रहा है। अपलक अनंत नीरव भूतल, और भूतल जो है वो शांत है, नीरव है, कहीं पर कोई आवाज़ें नहीं है, शोर नहीं है। अपलक अनंत, अनंत अपल के झुकाए हुए देख रहा है, यानी आसमान बिना पलक झपकाए हुए उस गंगा को देख रहा है और गंगा की जो उज्ज्वल चांदनी है वह शांत है, कोमल है और चारों तरफ फैली हुई है। सेकत शैया पर यानी रेत की शैया बनी हुई है और दुग्ध धवल, दूध के समान सफ़ेदी लिए हुए यह तनवंगी गंगा है, यानी कृशकाय दुबली पतली गंगा जो ग्रीष्म के कारण विरल हो गई है। अभी क्या हो रही है? लेटी है शांत, जैसे कोई थकी हुई नायिका कोई अपनी शैया पर लेटी हुई हो, ठीक वैसे ही ये गंगा उस रेत के शैया पर लेटी हुई है, क्लांत यानी थकी हुई, निश्चल यानी बिना हिले डुले। यानी उसकी मानवीकरण करते हुए कवि यहाँ पर कह रहा है कि जैसे कोई थकी हारी निश्चल सोई हुई लेटी नायिका है और सफ़ेद दूध की धारा के समान उस रेत पर यह गंगा की धारा बह रही है। गंगा की जो वर्णन करता है कवि आगे कहता है कि उसको देखने पर ऐसा लगता है कि तापस बाला गंगा निर्मल, किसी तपस्वी की बालिका हो ये गंगा बड़ी निर्मल, और ऐसा लगता है कि इसके मुख को देख करके कि ये किसी तपस्वी की बालिका हो। और शशि मुख से दीपित मृदु करतल, और इसका जो मुखड़ा है वो ऐसा लगता है कि जैसे चंद्रमा के मुख से दीपित हो रहा हो। यानी कहने का आशय क्या है कि चंद्रमा की जो छवि है उसके अंदर प्रकाशित हो रही है और दोनों और किनारे जो उसके करतल हैं, दोनों किनारे हैं वो बड़े मधुर लग रहे हैं और उसकी लहरें उर पर, और उसके ऊपर जो लहरें आ रही है वो ऐसा लगता है कि जैसे कोमल कोमल केश उस तापस बाला का हो। यानी गंगा का जो रूपक बनाया है कवि ने मानवीकरण करते हुए कि जैसे कोई वह एक तापस बाला हो, और तापस बाला जैसे किसी शैया पर लेटी हुई थी, यहाँ पर गंगा रूपी तापस बाला को सेकत की शैया पर यानी रेतीली शैया पर सुलाया गया है। सफ़ेद उसने वस्त्र धारण कर रखे हैं, जो चंद्रमा की छवि उस जल में दिख रही है उसको उसका मुखड़ा बताया है, और उसके जो लहरें हैं ऐसा लगता है कि उसकी केश लहरा रहे हैं कोमल कोमल हवा अंगा से। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, और उसके गोरे गोरे अंगों पर जो धाराएं हैं उसकी लहरें हैं वो ऐसे लहरा रही हैं कि जैसे
कोमल कुंतल के जो तार हैं वो लहरा रहे हों, इधर चंचल अंचल सा नीलांबर, यानी आसमान का जो चंचल सितारे हैं वो उस प्रतिबिंब के रूप में उस गंगा की धारा में है, तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे सितारों की तरह तार उसके लहरों पर, उसके शरीर पर लहरा रहे हों। यहाँ प्रकृति का सुंदर मानवीकरण किया उन्होंने। आगे वो कहते हैं कि साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जैसे कोई साड़ी सिकड़ी हुई हो और शशि यानी चंद्रमा की जो रेशमी विभा है उसकी चमक है वो उसमें भरी हुई हो, और एक मुड़ी हुई मृदुल लहर, कोमल लहर में वह सिमट गई हो, यानी गंगा तापस बाला के रूप में यहाँ पर चित्रित हो रही है। और कवि यह कहने की कोशिश कर रहा है कि वह तापस बाला सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित है और उसका गोरा मुखड़ा चंद्रमा के समान है, और वह सेकत सैया पर लेटी हुई है, शांत निश्चल चल, यानी गंगा की जो लहर है वह तनवंगी है, यानी दुबली पतली है ग्रीष्म के प्रभाव से, और पानी की सिकुड़ी हुई धारा है वो जो चंद्रमा की चांदनी रात में वह बड़ी धवल नजर आ रही है, सुंदर नजर आ रही है। ऐसे समय में ये चांदनी रात का जो प्रथम पहर है, और उस समय कवि और उसके साथी नौका विहार को लेकर के उत्सुक हैं और वो नाव को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कहते हैं कि सिकता के सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी अंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चित प्रमन, पलकों में वैभव स्वप्न सगन, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। उसी समय जब वो नाव लेकर चलते हैं तो वहाँ का दृश्य वर्णन कवि कहता है कि रात्रि के प्रथम प्रहर में जब हम नौका विहार का आनंद लेने के लिए निकले तो देखा कि पानी से भीगी हुई रेत चंद्रमा की चांदनी से उज्जवल मुस्कान बिखेर रही है, और उधर सीपियों पर मोती की जो चांदनी बिखरी हुई है वह उस पर विचरण कर रही है। सिकता की सस्मित सीपियाँ रेत पर बिखरी हुई है और उस पर जो ज्योत्सना विचरण कर रही है तो वो ऐसी लग रही कि जैसे मुस्कुरा रही हों। और उसी समय हमारी लंगर उठ गया और नाव के आगे बढ़ने लगी, यानी पाले चढ़ गई, यानी नाव अब गंगा में आगे बढ़ने लगी है। और उस जो नाव चल रही है उसका वर्णन वो करती कैसे है कि वो ऐसे चल रही है कि जैसे मृदु मंद मंद, कोमलता से धीरे धीरे, मंथर मंथर, कोई लघु तरणी व छोटी सी नाव चल ऐसी रही है कि जैसे कोई हंसिनी चल रही हो। हंसिनी अपने पैरों को, पंखों को बिखेर कर जिस तरह से चलती है धीरे धीरे, ठीक वैसे ही ये नाव आगे बढ़ रही है और तीर खोल रही पालों के पर, और पाल उसके खुल गए हैं और उसके पतवार उससे आगे वो बढ़ रही है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई हंसिनी आगे बढ़ रही हो। निश्चल जल के सुचिदर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। और जो निश्चल जल है, बिल्कुल बिना हिले डुले जो जल है, वहाँ का जो पानी है वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्वच्छ दर्पण हो, और उस स्वच्छ दर्पण पर जो रजत पुलिन है यानी जो रेतीले तट है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे रजत से बने हुए हों, चांदनी से बने हुए तट हों, वो उसमें बिंबित हो रहे हों, और दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, और हमें ऐसा लगता है कि वो उससे और ऊंचे लग रहे हों। नदी का पानी तो नीचे लग रहा है और वो तट ऊपर लग रहे हों, ऐसा वहाँ का बिंब दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही समय में काला कांकर का राजभवन सोया जल में, और उसका जो काला कांकर नरेश का जो राजभवन है उसका जो प्रतिबिंब है उस नदी की धारा में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लगता है कि जैसे सोया जल में निश्चिंत प्रमन, वह बिना किसी मन के, बिना किसी हुले डुले आराम से वह सो रहा है, काला कांकर का राजभवन उस जल की धारा में, उस जल के दर्पण में। और ऐसा लगता है कि पलकों में वैभव स्वप्न सघन, उस काला कांकर के राजभवन के पलकों में ऐसे कई नए नए स्वप्न होंगे, वो यहाँ देख रहा हूँ मैं। और गंगा की धारा के बीच में जो काला कांकर नरेश का राजभवन है वो वहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसी समय नौका से उठती जल हिलोर,
हिल पड़ते नभ के ओर छोर। और इसी समय जैसे ही नाव आगे बढ़ती है तो जल में हिलोरें लगने लगती है और आसमान का जो बिंब दिख रहा होता है तो ऐसा लगता है कि आसमान पूरा हिल गया हो। तो यानी एक तरह से इस पूरी कविता में आपने देखा है कि चांदनी रात के समय का जो दृश्य है और उसमें नाव किस तरह से है, नाव को हंसिनी बनाया, यानी अमूर्त यानी जड़ को चेतन बना दिया। तो एक तरह से मानवीकरण का चित्रण हुआ है। नाव हंसिनी के समान आगे बढ़ रही है, त्वरित गतिमान, ये सब उसका मानवीकरण का रूप है। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर शब्दावली, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी सी हंसिनी सी सुंदर, ये जो शब्दावली है ये यहाँ पर ध्वन्यात्मक व्यंजना करती है। तो ध्वन्यार्थ व्यंजना अलंकार भी आपका पश्चिमी का यहाँ पर आया है। उपमा अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अगर अलंकार है ही। छायावादी शैली में प्रकृति का वर्णन हो रहा है, यहाँ पर गंगा का सुंदर वर्णन हो रहा है। प्रकृति का सुकुमार कवि पंत को इसीलिए कहा जाता है। आपने इसको देखा है कि किस तरह से नौका विहार का दृश्य है। तो आप एक बार पुनः देख लें कि काला कांकर नरेश ने सुमित्रानंदन पंत को अपने घर पर निमंत्रण दिया था और उस समय रात्रि में नौका विहार कर रहे हैं कवि, और उस नौका विहार करते समय जो उन्हें गंगा का सौंदर्य दिख रहा है उसको वह कैसे वर्णित कर रहे हैं वो यहीं पर दृश्य है। तो आज बस इतना ही, शेष हम अगले कालांश में देखेंगे।